कोलकाता नगर निगम चुनाव में आज सुबह 2 बम फेंके गए। सियालदह में वाक़ टेकी बॉय स्कूल के बाहर ये मामला पेश आया, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। फिलहाल हालात काबू में हैं। वाज़ेह है कि कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए आज पोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। लोगों को कतार में देखा गया। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों के 144 वार्ड्स में इंतखाबात का अमल जारी है। 4959 पोलिंग बूथ कायम किए गए। 21 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए 23,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता, जहां से नुमाइंदे सोमराज इस वक्त जुड़े। सोमराज, कोलकाता नगर निगम का चुनाव हो रहा है। सुबह से ही लोग कतारों में खड़े, लेकिन इस दौरान गड़बड़ी की खबर आ रही है। बताया जा रहा है 2 जगह बम फेंके गए। क्या है पूरा मामला? देखिए, पहला कोलकाता पुर निगम का जो 36 नंबर वार्ड है, वो 36 नंबर वार्ड में दोनों जगह में बम फेंका गया है। पहले में सुबह 11 बजे और सियालदह में टाकी गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ पे बम फेंका गया था। उसमें 3 पर्सन इंजर्ड हुआ है। अभी उसको हॉस्पिटल में लेके गया है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। उसके बाद खन्ना हाई स्कूल है सियालदह के नजदीक में, वहाँ पे भी बम फेंका गया था, मगर वहाँ पे कोई इंजर्ड नहीं था। अभी कोलकाता पुर निगम का जो 144 वार्ड है, वहाँ पे अभी इलेक्शन अच्छे से ही चल रहा है। ये इंसिडेंट को लेकर ये इंसिडेंट सिवाय और कुछ इंसिडेंट का खबर अभी तक नहीं है। बिल्कुल सोमराज, बम किसकी तरफ से फेंका गया? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कांग्रेस का कंप्लेन है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस का कंप्लेन है कांग्रेस के ऊपर। दोनों के ऊपर अभियोग डाल रहा है ये बम के लेकर। मगर अभी पुलिस ने बोला है कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, अगर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, मगर पुलिस अभी देख रहा है। पूरी हाल का देखा जा रहा है। अभी पुलिस ने ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। चलिए, बिल्कुल एक चीज और जानना चाहेंगे कि नगर निगम के लिए जो चुनाव हो रहा है, पोलिंग किस तरह से हो रही है? कितनी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकल पा रहे हैं? किस तरह लोगों का मिजाज किस तरह से है? वोट डालने के लिए निकल रहे हैं लोग? देखिए, अभी तक जो अभी तक स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, सुबह 11 बजे तक अभी जो इलेक्शन का जो डेटा आ रहा है, वहाँ पे देखा जा रहा है 18.5% मतदान का परसेंटेज है सुबह 11 तक। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो परसेंटेज है सुबह 9 तक था 10.86%। अभी तक है सुबह 11 बजे तक है 18.51%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमराज इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर एयरपोर्ट पर 15 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। इस हवाले से खातून मुसाफिर को हिरासत में लिया गया। वहीं DRIO और कस्टम की एयरपोर्ट को खंगाल रही है। इस हवाले से अभी जांच जारी है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, बड़ी खबर आ रही है, 15 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। क्या है पूरा मामला और खातून कौन है, कहाँ की है? कुछ तफसीलात मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मामला है अपने आप में। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इस तरह का मामला सामने आया है, काफी जो है हड़कंप सा मच गया है। और जो कस्टम है, DRI है, तमाम जो जिम्मेदार महकमे हैं, उनके तमाम जो आला हैं, वो मौके पर पहुंच करके बाकायदा तफ्तीश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 किलो कुल वजन था, जो बहुत A क्लास की हेरोइन थी, वो पकड़ी गई है। इस ड्रग के अंदर जो अगर देखा जाए तो इतनी एलीट क्लास की इसकी वो है क्वालिटी की। ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जो खातून है से लेकर के आई हैं, वो एक्चुअली देखा जाए तो अफ्रीकी मूल की है, लेकिन शारजा से फ्लाइट आई थी। और वाया शारजा जब ये जयपुर पहुंची है, तो बड़ा सवाल ये भी है कि शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतनी बड़ी खामी कैसे हो सकती है कि कोई खातून 2 किलो हेरोइन अपने साथ में लेकर के ट्रेवल कर सके। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट की मुस्तैदी से ये हेरोइन पकड़ ली गई है। और ये कहीं ना कहीं ये इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ नौजवानों में जो है बेचने के लिए जहाँ लाई जा रही थी, पूरे जो इस अगर देखा जाए माफिया को पता लगाने की कोशिश की जा रही, कौन कौन इस सिंडिकेट के अंदर मौजूद है, कितने लोग हैं, कहाँ ये जानी थी, इससे पहले कितनी बार आ चुकी है, और कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। DRI इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। काफी सख्ती से अभी पूछताछ की जा रही है। और जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुस्तैदी से इसको पकड़ करके DRI को साथ में इन्वॉल्व कर लिया था। फिलहाल लोगों को सभी को इंतजार है कि इसमें क्या बड़ी लीड आगे मिलती है और कहाँ कहाँ
ये खेप जानी थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। बिल्कुल अरबाज, एक खातून को जाहिर सी बात है इसमें अरेस्ट किया गया, पूछताछ जारी है, तो क्या अकेले थी या इसके साथी भी हैं, उनकी भी कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? देखिए, जिस खातून से पकड़ा गया है वो अकेली थी, उसके साथ में हालांकि अगर देखा जाए तो शारजा से काफी लोग थे, लेकिन ये साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, ना इनके टिकट साथ में थे। जो खातून है वो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि पढ़ाई से ताल्लुक उनका था यहाँ आने के लिए और उस चीज को लेकर के वो पहुंचे थे, लेकिन साथ में ड्रग क्यों लेकर के पहुंचे? 2 किलो आप देखिए कि हेरोइन का होना अपने आप में बड़ा सवाल है। आप जो शारजा से ट्रेवल करते हैं तो गल्फ कंट्रीज में तो हेरोइन को और इन तमाम चीजों को लेकर के बहुत सख्ती की जाती है, वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कितने लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, डीआरआई की टीम अलग से तफ्तीश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कराया, कुछ सीधे तो वहीं लिए चलते हैं। लोगों पर दबाव बना करके वो पूरी वेटलैंड की जमीन, पूरी तालाब की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री अनुपयोगी याद रखें, सरकार जाने वाली है और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। हम लोग तो केवल एक माध्यम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से अनुपयोगी सरकार हटाई जाएगी। और अनुपयोगी सरकार की एक घटना नहीं है, एक किस्सा नहीं है, एक जगह का नहीं है। लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो यही अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वो आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में वाक़ श्री सैलम टेम्पल के दुकानों की नीलामी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। श्री सैलम मंदिर के कॉम्प्लेक्स में वाक़ 50 दुकानों को 2017 में सड़क की तोसी के दौरान मुनज़्ज़म किया गया था। 50 दुकानों में से 21 दुकानों को मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने किराए पर हासिल किया था। मंदिर इंतज़ामिया ने करीब में वाक़ अराज़ी पर दुकानें तामीर करवा के देने का यकीन दिलाया। दुकानों की तामीर के बाद 2019 में मंदिर इंतज़ामिया ने दुकानों की नीलामी का ऐलान किया। बजरंग दल, बीजेपी और दीगर फ़िरक़ा परस्त जमातों ने मुस्लिम तबके को नीलामी में शामिल करने की मुखालफत की। रियासती वज़ीर बराए एनवायरनमेंट वेल्लमपल्ली श्रीनिवास ने मुदाखलत करते हुए मामले को ठंडा करने के लिए मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तबादला कर दिया। वादे है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्ना ने मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि नीलामी या लीज पर देने के मामले में किसी भी तबके को मजहब की बुनियाद पर महरूम नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के काकोरी में अवामी जलसे से खिताब किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर काकोरी ट्रेन एक्शन के शोधा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए शोधा के अहले खाना को एजाज़ से नवाजा गया। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि शोधा की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पर आयोजित इस समारोह में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए सभी क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को, जिन्होंने देश की आजादी को अपनी जीवन समर्पित किया और देश की आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया,
उन सभी ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन महानायकों को जिन्हें आजीत के दिन पर 1927 में फांसी दी गई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और सफाउल्लाह खां, इन सबको फांसी दी गई थी। आज ही के दिन पर 1927 में इन सभी भारत माता के सपूतों को, भारत माता के इन महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को 2 दिन पूर्व यानी 17 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई थी गोंडा में। उन्हें भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कायस्थ समाज महासम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि समाज और मुल्क की तरक्की में कायस्थ समाज का अहम रोल रहा। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए कायस्थ समाज का अहम किरदार माना जाता है। इन्होंने कहा कि कायस्थ समाज के अफराद बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सतत भागीदार रहा है। पुराने ज़माने में भी, उसके बाद भी, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कायस्थ समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अफसरशाही के अंदर एक तरह से कायस्थ समाज का वर्चस्व है। मैक्सिमम अपने को ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स सीनियर मोस्ट लेवल पे आपको कायस्थ समाज से दिखाई देते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के 2020 के अवार्ड के ऐलान के बाद माहिरीन उर्दू का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उर्दू के जानकार इसकी तारीफ तो कर रहे हैं, साथ ही इनका यह भी कहना है कि 2020 के इनामात का ऐलान तो हो गया, लेकिन 2019 के नामों का ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या 2019 के उर्दू एकेडमी के इनामात तकसीम नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के इनामात का ऐलान हुआ, बड़ी खुशी है और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जिन लोगों को इनामात मिले हैं, और ख़ास तौर से उर्दू एकेडमी के जो ओहदेदारान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ साथ में इस 2020 के ऐलान के इनामात के जो ऐलान हुए हैं उसके साथ उर्दू वालों को एक तशवीश हुई। हम तो 2 सालों की तवक्को कर रहे थे कि उन 2019 और 2020 के इनामात का ऐलान एक साथ होगा, और 2019 के जाहिर सी बात है पहले 2019 के इनामात का ऐलान होना चाहिए था, उसके बाद 2020 का होता, लेकिन पहले 2020 का हो गया तो ये तशवीश बढ़ गई क्या 2019 के लिए इनामात नहीं दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे लोग मुतवक्के होते हैं और बहुत सारे हकदार हैं जिनको हक मिलना चाहिए उनका। बिहार में माली एतबार से कमज़ोर हो रहे मसाजिद के अइम्मा व मौज़िनीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये कहना है कुल हिंद अइम्मा मसाजिद बिहार का। अइम्मा मसाजिद बिहार के सदर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मसाजिद को लाया जाए और अइम्मा व मौज़िनीन के तनख्वाहों का इंतज़ाम वक्फ बोर्ड की जानिब से किया जाए। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड कुछ मसाजिद के अइम्मा व मौज़िनीन को तनख्वाह देता है, लेकिन बाकी मसाजिद के अइम्मा व मौज़िनीन की तनख्वाहों का इंतज़ाम अवामी सतह पर किया जाता है। अइम्मा व मौज़िनीन का कहना है कि कम तनख्वाह होने के सबब ना ही इनके बच्चे तालीम हासिल कर पा रहे हैं और ना ही इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं। ऐसे में अइम्मा की तंजीम अइम्मा मसाजिद ने इस ताल्लुक से तहरीक चलाने का ऐलान किया है। तनख्वाह कम मिलती ही है, मिल भी रही है, इस पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार वक्फ बोर्ड जो है सरकार के मातहत नीतीश कुमार की हुकूमत जो है अक़लियत के तई हमदर्द है, उर्दू के बारे में भी हमदर्दी रखते हैं। अगर वो इमाम के तई हमदर्दी रखें, इसको वक्फ बोर्ड के तहत इसको अइम्मा को जो तनख्वाह मिले तो बेहतर है। अइम्मा मसाजिद का डिमांड ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों की मिल्कियत है और इसके फ़ायदा अइम्मा मसाजिद और तमाम मुसलमान की मलकियत है, इसमें फ़ायदा होना चाहिए। डिमांड ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये चाहिए कि माशी हालात जो इमाम की ख़राब है उसको तनख्वाह बर वक्त
कम से कम 25,000 होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को और पढ़ा सके और अच्छी से अच्छी तालीम दिला सके। इमाम को तो परेशानी है ही, उससे ज़्यादा परेशानी मुअज्जिन को है, क्योंकि मुअज्जिन को तो पूरे मस्जिद साफ़ सुथराई करना पड़ता है। कोई भी मौसम हो, बरसात हो तो उसमें और कीचड़ कीचड़, उसको फेंको, ये करो वो करो। इसलिए मैं वक्फ बोर्ड से और उसके साथ साथ वज़ीर आला उनसे भी मुअद्दाना गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दी जाए और वक्फ बोर्ड पर सख्ती के साथ उस पर यह कहा जाए कि इमाम और मुअज्जिन के तनख्वाह पर गौर व फिक्र किया जाए। समाजी तंजीम बेगम्स ऑफ भोपाल के जरिए भोपाल रानी कमलापति पार्क में मुनक़दा परी बाज़ार में मुशायरा शायरात का इनेकाद किया गया। ख़वातीन मुशायरे में भोपाल के नुमाइंदा शायरात ने शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। मुशायरा शायरात में मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मुमताज़ शायरा डॉक्टर परवीन कैफ की सदारत में मुशायरा शायरात का इनेकाद किया गया। कुछ कहते न सुनते हैं, जब बात हो मतलब की कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं, कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं। और फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। उसे लिखी वफा की बारतों को सलाम, लहू से लिखी वफा की बारतों को सलाम। मैं सच कहूँ तो वो सोने के खान जैसी है, मेरी माँ बाइबल गीता कुरान जैसी है, और न जाने कितने सितारे हैं माँ के आंचल में, न जाने कितने सितारे हैं माँ के आंचल में, ये वो जमीन है जो आसमान जैसी है। सफ़र हज के लिए 70 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन को मौका फराहम करने पर कर्नाटक के अंजुमन धारवाड़ ने मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का शुक्रिया अदा किया। धारवाड़ अंजुमन के एक वफ़द ने दिल्ली का दौरा करते हुए 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए रिजर्व ज़ुमरा कायम करने की दरख्वास्त की थी। को और नकवी साहब को एक अपील किए थे, इन पर्सन जाकर देकर भी आए थे कि अभी जो सुविधा इंडियन मुस्लिम के लिए 65 जो फिक्स किए थे वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होता बोल के ये इंडियन कल्चर के हिसाब से उसको 70 साल बना दीजिए उम्रा और हज के लिए। अब कोरोना में 3 साल गया, उसके लिए उनको फायदा होना चाहिए। ये एप्लीकेशन देने से पर्सनली कोप्पद और उनके साथीदार को भेज दिए थे हम लोग। हमारा हम्बल रिक्वेस्ट कंसिडर करके नकवी साहब ने सऊदी गवर्नमेंट से बात करके उसको 70 साल कायम करके अभी सर्कुलर निकाले हैं। हम उनका सबका शुक्रगुजार हैं। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तहत यौम अक़लियती हुकूक मनाया गया। इस मौके पर अक़लियतों की तरक्की और हिफाजत के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जिलानी की सरपरस्ती में मुनक़दा इजलास में अक़लियतों के हुकूक और मसाइल पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि मुल्क के दस्तूर ने अक़लियतों को हुकूक दिए, लेकिन मुसलमानों और दीगर अक़लियतों में इन हुकूक की जानकारी ना होने के सबब मुश्किलात पैदा हो रही हैं। चंद ताकतें तशद्दुद और फसादात के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ जज्बात से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कर्नाटक की मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने 18 दिसंबर को यौम अक़लियती हुकूक मनाना तर्क कर दिया है। इस पर भी इजलास में अफसोस का इजहार किया गया। ये डे मनाना छोड़ दिया है, अब उसकी जो हिकमत है, जो मसलहत है वो जाने, लेकिन हमारा ज़िम्मा है अक़लियतों का, तमाम अक़लियतों का, कि वो ज़रूर से हर साल दिसंबर के 18 तारीख को ये यौम मनाएं। हमारे पास वो माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से अगर कोई एक्शन कोई डिसीजन लिया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास अपनी खुद की फोर्स नहीं होती, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी स्ट्रांग नहीं बनाई गई है कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में।
वायलेंस करने का मैसेज नहीं डालने के बगैर अगर वो हाई कोर्ट पे जाकर एक WP डालते, रिट डालते, तो कानून अपने आप में हमको सहूलत करके देती कि उनको ऑर्डर करती कि इस तरह के जो है गलत जो कोई दूसरा जो आवाज़ उठा रहा है उसको अंदर करो। खूब नहीं मिल रहा है कि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है ये। अगर हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे, हमें नॉलेज नहीं है एक्चुअली। हमारे जो होम है, जो होम में क्या है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन अगर मिल गया तो अभी नेटवर्क ही नहीं है हमारे इसमें। नेटवर्क ही मेन बढ़ाना है, एजुकेशन बढ़ाना है, लोगों को बोलना है। अगर बोल दिया, अगर हमारा राइट्स हमें पता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली इसको यूज़ कर पाएंगे। अब राइट्स पता नहीं है तो यूज़ कोई कर नहीं पाएगा। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।